हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत। और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए भटका दे। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं हूं सिकता देव। 3 के तरकश में आप सभी का स्वागत है। आज बात उस मुद्दे की जिस पर आस्था भी है, राजनीति भी और सवाल भी कई। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राम भक्तों के चढ़ावे के साथ धोखा हुआ है और पूरे मामले की पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के पुराने रिकॉर्ड और राम भक्तों पर कथित अत्याचारों की याद दिला रहे हैं। यानी एक तरफ चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप हैं तो दूसरी तरफ आरोप लगाने वालों की मंशा पर सवाल है। इस बीच मामले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय एसआईटी अपनी पड़ताल में जुट गई है, लेकिन जांच से पहले ही सियासी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस भी इस विवाद में कूद चुकी है और जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। सवाल ये है कि क्या यह मामला सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं की जांच है या फिर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश। क्या आस्था के केंद्र को राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है? आज की बहस में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। क्या चढ़ावे की रकम पर उठे सवाल जायज हैं? क्या विपक्ष जवाब मांग रहा है या राजनीतिक अवसर तलाश रहा है? और क्या सरकार इस पूरे विवाद पर पूरी पारदर्शिता दिखा पाएगी? तो ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम जवाब आज अपने पैनलिस्ट से जानेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी हैं राजनीतिक विश्लेषक, विजय शंकर तिवारी हैं प्रवक्ता वीएचपी के, ईशान त्यागी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, मनोज काका हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और कुछ ही वक्त में स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़ेंगे इस बहस में। शुरुआत मनोज काका आपसे ही कर लेते हैं। चढ़ावे में गड़बड़ी हुई, दान में गड़बड़ी हुई, जांच की मांग हुई, एसआईटी का गठन हो गया है, एसआईटी की टीम ग्राउंड पर है। अब कहा जा रहा है कि ये तो सनातन धर्म के खिलाफ है, अधिकारी अब मंदिर की जांच करेंगे। तो इस वक्त सीधा सवाल यही है, समाजवादी पार्टी को जांच चाहिए या नहीं चाहिए? सिकता, आपका जब मैं देख रहा था तो आपका संस्थान कई सारे रैंकिंग में विश्व के पटल पर अच्छा आया। इसके लिए पहले आपको साधुवाद, आपके संस्थान को, एनडीटीवी को। समाजवादी पार्टी का जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो विमर्श है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सदैव सत्य, अहिंसा और करुणा और सच्चाई का साथ दिया है। रामायण में ही सिकता एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। और दूसरी एक चौपाई है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो जिनके राज्य में चोरी हो, हत्या हो, पाप हो, यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावे से भी चोरी हो जाए। आपने देखा होगा ये कोई साधारण बात नहीं है। आज अभी ये बात आई है कि उसी ट्रस्ट से बहुत सारे बहुमूल्य जो शिलाएं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो मंदिर में चढ़ाई गई थी, बहुत जो महंगी शिलाएं थी वो भी चोरी हो गई, उनका भी कोई हिसाब नहीं। तो समाजवादी पार्टी को जांच पर भरोसा इसलिए नहीं है कि जो एसआईटी है, उत्तर प्रदेश की एसआईटी का असल में जो उसका मुख्य फुल फॉर्म है वो सेटलमेंट इन्वेस्टिगेशन टीम है। वो जो बीजेपी और जो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार कहेगी वही सेटल तो मनोज काका जी, तो आप कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है तो जांच कौन करे जिससे आपका भरोसा बना रहे? इससे अच्छी तो कांग्रेस है, कम से कम रिकॉर्ड पर आकर कह रही है ना, हाई कोर्ट के एक जज से जांच कराई जाए। तो रास्ता क्या हो इस पर भी तो बात होनी चाहिए। अगर ट्रस्ट का ऑडिट, उस पर भरोसा नहीं, एसआईटी के गठन, उस पर भरोसा नहीं। ईशान त्यागी, कांग्रेस चाहती है हाईकोर्ट के एक जज इसकी जांच करे। जी जल्दी से बात खत्म करिए। ठीक है, बहुत आपने बड़ा सवाल किया है और यही सवाल हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले दिन से कहा कि किसी देश के किसी सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के देखरेख में जांच हो तब समाजवादी पार्टी को भरोसा होगा। आखिर चंपत राय के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हुई?
आखिर जो उसमें 24 लोग हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हुई, क्यों नहीं ट्रस्ट को भंग किया गया? ये सब सवाल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावे से चलिए, आप भी कह रहे हैं 2 करोड़ कि एक हाईकोर्ट के जज इसकी अगुवाई करें और जांच करें। ईशान, आपको भी मिलाना चाहूंगी, फिर मैं दूसरे पक्ष पर जाऊंगी। ईशान त्यागी, कांग्रेस कह रही है ऑन रिकॉर्ड आप, जो राम मंदिर जैसे मामलों पर असहज होती है, लेकिन अब 2027 दिख रहा है तो कह रही है कि अब हाईकोर्ट की जांच हो, ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है राम मंदिर के अंदर, इसका जवाब राज्य सरकार भी दे। सिक्ता जी, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को जय सिया राम। देखिए सिक्ता जी, आज मंगलवार है, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के परम प्रिय परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का दिन है। आज मैं ये चाहूंगा कि इस पैनल में कोई भी झूठ ना बोले, सब सच बोले। और मैं ये चाहूंगा, यहाँ पे बीजेपी के तो प्रवक्ता मौजूद नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के हैं, आरएसएस का नुमाइंदे यहाँ पर हैं। अगर अच्छा होता कि जो ट्रस्ट है प्रभु श्री राम जन्मभूमि का, वो भी अगर यहाँ पर होते तो और अच्छा होता। मैं चाहूंगा कि बीजेपी के लोग, वीएचपी के लोग, आरएसएस के लोग आज सच बोले कि कितना चंदा 1990 से लेके आज तक इन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे चुराया है। प्रभु श्री राम आपको बिल्कुल कोई वो नहीं करेंगे, आपको माफ कर देंगे, हनुमान जी आपको माफ कर देंगे। आप वही सारा पैसा उठा के आप बता दीजिए कहां कहां आपने चोरी किया है, उतना प्रभु श्री राम के जो दान पेटी है आप उसमें डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात से। लेकिन अगर आप फैक्ट्स की बात करें और अगर आप ये देखें तो चंपत राय जो है, उन्होंने अभी तक कोई भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। उनकी तरफ से ये नहीं आया कि एफआईआर करी जाए। भाई आपके घर में चोरी होगी सिक्ता जी, मेरे घर में चोरी होगी, ईश्वर न करे ऐसा कभी हो। के लिए एसआईटी की टीम वहां ग्राउंड पर मौजूद है, 3 सदस्यीय टीम इस वक्त। सेकंड सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आपके घर, मेरे घर में, किसी के घर में चोरी होगी तो हम सबसे पहले जाके क्या करेंगे? पुलिस में जाके एफआईआर करवाएंगे। आज प्रभु श्री राम के घर में बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने मिलकर सबने चोरी करी है, तो जाके चंपत राय जी को कम से कम जाके वहां पर एफआईआर तो करवानी चाहिए। और अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगी तो 5-7 कर्मचारी हैं जिनके पास 2 करोड़ की नकदी प्राप्त हुई है, 3 आईफोन बरामद हुए हैं, एक गाड़ी बरामद हुई है फॉर्च्यूनर, और उनकी सैलरी क्या है मैं आपको बताऊं, अब ये तमाम सवाल 14,000 रुपए। विजय शंकर तिवारी जी जल्दी खत्म कर दीजिए। एक आखिरी बात। और एक चंपत राय का करीबी है जिसका नाम है टिन्नू यादव। इस व्यक्ति के एयरपोर्ट के पास एक हॉस्टल है, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं जो बात आप कह रहे हैं। इसका जवाब आप चाहते हैं ना? सीसीटीवी फुटेज मिटा ईशान, आप इसका जवाब चाह रहे हैं? विजय शंकर तिवारी जो बीएचपी के प्रवक्ता प्राप्त हुई है, उनके अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? चलिए, एफआईआर क्यों नहीं हुई? एक सेकंड, आखिरी 5 सेकंड। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, विपक्ष ये चाहता है कि एक सिटिंग जज की देखरेख में एक समयबद्ध जांच इसमें हो। और प्रभु श्री राम के विजय शंकर तिवारी, एफआईआर क्यों नहीं हुई? सिटिंग जज की देखरेख में जांच आगे बढ़े। देखो, एक बात मुझे थोड़ा समय देना। मैं ये कहता हूँ 1947 के तुरंत बाद ये मंदिर बन जाता जब सोमनाथ का मंदिर था, लेकिन ये 2000 जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया तब तक ये मंदिर बनने की प्रक्रिया नहीं प्रारंभ हुई। उसके पीछे कौन था? उसके पीछे कांग्रेस थी। जब अंतिम समय तक 2 दर्जन वकील इसलिए लगाए गए कि ताकि राम मंदिर पर निर्णय न आए, राम मंदिर बने नहीं। इनकी आस्था कितनी होगी आपको ये समझ सकते हैं। इनके राहुल गांधी 1 रुपए चंदा नहीं दिया, इनके राहुल गांधी मंदिर तक दर्शन नहीं करने, इनकी कितनी आस्था होगी भगवान राम और श्री राम जन्मभूमि पर, ये आप समझ सकते हैं। मनोज काका यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी ही पार्टी में, इनके ही मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवा करके कार सेवकों की हत्या किसने करवाई? जो राम मंदिर के निर्माण के लिए वहां पर जाके आंदोलन कर रहे थे, अयोध्या गए, और ऐसे कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई? तो इन्होंने चलवाई ना। ये कितने श्रद्धावान हो सकते हैं आप समझते हैं? इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आस्था के नाम पर, श्री राम जन्मभूमि के नाम पर, भगवान राम के नाम पर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हाँ, आप समझिए 1984 से लेकर जब तक भगवान श्री राम जन्मभूमि का निर्णय नहीं आया, हम परिषद के लोग, हम समाज के ऐसे लोग जो राम पर आस्था रखते हैं, वहां राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, उसके अपने घर की रोटियां खा करके, अपने वाहनों से चलकर सारे देश में जमीन पर आंदोलन करते रहे, न्यायालय में संघर्ष करते रहे, यहाँ तक टीवी चैनल पर बैठ करके भी हम संघर्ष करते रहे। ये दोनों बैठ करके राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। ये अंतिम समय तक बाबरी मस्जिद बोल रहे थे।
आज ये राजनीति कर रहे हैं, ये श्रद्धा की बात कर रहे हैं, ये आप छोड़ दीजिए समाज पर। दूसरी बात, एसआईटी की जांच मांग की बात उन्होंने नहीं उठाई, ईशान त्यागी ने उठाई, मनोज काकानी ने उठाई, समाजवादी पार्टी ने उठाई, कांग्रेस ने उठाई। जब ये ध्यान में आया कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप पढ़ लिख के नहीं आते हैं। तिवारी जी जल्दी से बात खत्म करिए। प्रोफेसर रागी को मैं लाना चाहूंगी। इससे ये छूट मिल जाती है कि आप चढ़ावे का चोरी करते रहे, उसके पक्ष में खड़े हो जाओगे। मुझे पता है टोटी की चोरी कर सकते हैं, जो नेचर हेल्ड की चोरी कर सकते हैं। आप ठीक से बोलिए, आप शब्दों का ठीक से चयन करिए। मैं नहीं, आप ठीक से चयन करिए। तिवारी जी, प्रोफेसर संगीत रागी, तिवारी जी संयम बरतें, क्योंकि देश देख रहा है और ये बहस का निष्कर्ष निकले, तमाम सवालों के जवाब। ये मामला राजनीति का भी नहीं है, ये मामला आस्था से भी जुड़ा हुआ है। तिवारी जी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, आपसे जानना चाहूंगी, विपक्ष इस वक्त सही है या फिर सरकार ने एसआईटी के गठन के बाद अपना रुख बदला? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। प्रोफेसर रागी, देखिए, दो बातें हमको ध्यान रखनी। पहली बात तो मैं बिना लाग लपेट के कहूं कि जो कुछ भी हुआ है वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर एक कुठाराघात किया गया है। दूसरी बात, इसका पर्दाफाश किसने किया? पर्दाफाश तो समाजवादी पार्टी ने नहीं। से ज्यादा टीआरपी से ज्यादा हमारे तमाम लोगों की जो श्रद्धा रही, उस पे जरूर समाज को सच्चाई पहुंचाने का काम करेंगे। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहाँ एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं। और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? इन अधिकारियों की भी एसआईटी होनी चाहिए। आपको लगता है मैं इस विषय पे कुछ इसलिए नहीं कह चाहता हूं। मैं चाहता हूं अधिकारियों की एसआईटी कौन करेगा। और मैंने तो यहां तक कहा कि जो वहां सेवा करने वाले हैं उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ाया। महीने का लाखों वेतन होता तो शायद उन्हें इस दिशा में नहीं सोचना पड़ता। उन्हें महीनों में उनका वेतन बढ़ाना चाहिए। अगर वेतन बढ़ा होता। तो अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे। प्रोफेसर रागी, आप अपनी बात खत्म करें। वो ये कह रहे हैं कि जिस राज्य में आईआईटी बनना चाहिए, वहां पर एसआईटी का इस वक्त गठन हो रहा है। देखिए, मेरी बात नहीं पूरी हो पाई थी। पहली बात तो कि मैंने कहा कि इसका पर्दाफाश किसने किया। इसका पर्दाफाश समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया। ट्रस्ट के ही लोगों ने इसका पर्दाफाश किया। तो एक बात हमको बहुत गंभीरता से जानना चाहिए कि ट्रस्ट के लोगों ने ही इस चोरी को पकड़ी। एक दूसरी बात, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साधु संतों के लिए पूरा से घोर राजनीतिक बयान है। साधु संतों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हो रही है। जो गणना में लगे हुए कर्मचारी थे उनके खिलाफ एसआईटी बैठी हुई है। जो लोग इस चोरी में सम्मिलित थे उनके खिलाफ है। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, निराधार है और वो बेतुका बयान है। वो सिर्फ राजनीति को साधने के लिए दे आए हैं। दूसरी बात देखिए जरा, उनका एक तरफ वो चाहते थे, पहला दिन जब उन्होंने कहा, पहला बार कहा कि भाई इसके जांच होनी चाहिए, तो जांच तो कोई संस्था ही करेगी ना, कुछ लोग ही तो करेंगे, अधिकारी होंगे जो वित्तीय चीजों को जानते हैं, पुलिस के लोग इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ जब जांच बैठ गई है
तब वो कहते हैं अरे साधु संतों के खिलाफ आप जांच करें। पहली बात तो साधु संतों के खिलाफ हो नहीं रहा है, तो ये कर क्यों रहे हैं? चूंकि ऐसा करने से उनको लगता है कि साधु संतों का एक समाज उनके साथ आकर के खड़ा हो जाएगा। 2027 का चुनाव भी तो है, 2027 सामने है, इसीलिए इस तरह की राजनीतिक पोजीशनिंग हो रही है। प्रोफेसर रागी, मैं आऊंगी आपके पास, चक्रवाणी जी। लेकिन 10 सेकंड बिल्कुल बोलिए जल्दी। हिंदू समाज ये कभी नहीं भूलेगा कि इसी समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर गोलियां चला करके हत्या की है। हिंदू समाज ये कभी नहीं भूलेगा कि यही कांग्रेस पार्टी थी जो गौ की रक्षा के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, हजारों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। हिंदू समाज ये कभी नहीं बोलेगा वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बिल्कुल। स्वामी चक्रपाणी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मैं आऊंगी आपके पास। सारे पैनलिस्ट को एक राउंड तो हम कंप्लीट करें। चक्रपाणी जी, आप जन्मभूमि के अपील करता भी रहे हैं, इस पूरे विवाद में आपको राजनीति कितनी दिख रही है? जो बात प्रोफेसर रागी कह रहे हैं और जो बात मनोज काका कह रहे हैं, उसमें कितनी राजनीति दिख रही है? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी मंदिर में धन चढ़ता है वो देव द्रव्य कहलाता है और उसकी चोरी अत्यंत निंदनीय है। और इस जन्म क्या अगले कितने जन्म बिगड़ जाते हैं, पाप, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं वो भगवान के चरणों में अपनी गाढ़ी कमाई की, मेहनत की कमाई को ले जाके कुछ हिस्से चढ़ाते हैं ताकि मंदिर का विकास हो, मंदिर से जुड़े हुए लोगों का विकास हो, जो समाज उपयोगी में कार्य आए, हमारे धन का और धार्मिक क्षेत्र में विकास करे, जो भी वो है। और उसको कोई व्यक्तिगत चोरी करता है तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। अब रही बात, देखिए, इसका राजनीतिकरण ज़्यादा हो रहा। हमें लगता है कि जो SIT बना है उसमें जो पक्षकार थे, चूंकि हम लोग खुद ही उसमें एक सुप्रीम कोर्ट में भी पक्षकार थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, लखनऊ बेंच में भी पक्षकार थे। हमें लगता है कि पक्षकारों को तो ट्रस्ट में नहीं रखा गया, जो मेन पक्षकार थे निर्मोही अखाड़े के अलावा। तो हमें लगता है पक्षकारों को भी SIT में रखे जाने चाहिए, जिन्होंने अपने लगा करके जमीन बेच करके इस मुकदमे को लड़ करके सर्वोच्च न्यायालय से जीतने का काम किया और आज भव्य मंदिर बना है। हमें लगता है उसमें होने चाहिए जिससे निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि इससे देखिए, जो उस चीज को समझेगा कि जो धन चुराने का जो धार्मिक नुकसान क्या होता है वो अच्छे से बल्कि करेगा। अपेक्षाकृत कानून इसमें तो राजनीति से परे इसकी जांच होनी चाहिए, आप कह रहे चक्रपाणी जी। मंदिर से धार्मिक लोगों को जी, राजनीति से परे इसकी जांच होनी चाहिए, जिस तरह से ट्रस्ट को चलाया जा रहा है। मनोज काका जी, एक सवाल, क्या आपकी पार्टी, चाहे आपकी पार्टी हो या फिर ईशान की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं करना चाहूंगी कि आप लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करें, किस तरह से ट्रस्ट चलाया जा रहा है उसके बारे में बात करें। क्या आपको लगता है ट्रांसपेरेंसी हर धार्मिक ट्रस्ट की होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर चलाए, मस्जिद चलाए, गुरुद्वारा चलाए, चर्च चलाए, इसकी पैरवी आप लोग अब करेंगे? नहीं, इसकी पैरवी सर्वदा सदैव होती रही है और इसकी मान्यता और इसकी पूरी इजाजत हमारी संवैधानिक मान्यता में है। देश में बहुत सारे ट्रस्ट हैं, वैष्णो माता ट्रस्ट है, वहाँ अमृतसर का ट्रस्ट है, बहुत सारे मंदिरों के ट्रस्ट हैं और सब में पारदर्शिता का सवाल होना चाहिए। अभी जो चक्रपाणी महाराज ने बात कही वो बिल्कुल सही कही कि लोग अपने तमाम तरह के दुश्वारी तकलीफों से काट करके कि किस तरह से धार्मिक जो कार्य है वो उत्थान हो, धर्म का उत्थान हो। तो धर्म का उत्थान क्या है? सच्चाई है, अहिंसा है, सत्य है कि किसी के चोरी का आप समर्थन करेंगे? किसी ने सवाल उठाया और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको ये पता है कि नृपेंद्र मिश्रा जो उस समय मुख्य सचिव थे, आज मंदिर निर्माण समिति के वो अध्यक्ष हैं। तो कौन गोली चलाने में शामिल था, कौन बीजेपी में जैसे ही लोग शामिल हो जाते हैं। पर इस वक्त जो मेरा सवाल है, क्या जवाबदेही अगर तय करनी है धार्मिक ट्रस्टों की, चाहे वो मंदिर चला रहे हो, मस्जिद चला रहे हो, गुरुद्वारा चला रहे हो, चर्च चला रहे हो, क्या इसकी पैरवी हर राजनीतिक पार्टी करेगी? राजनीति साधने के बजाय ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, जिसका फैसला जनता को करना है। देखना होगा कि 2027 को लेकर क्या इस पर और ज्यादा राजनीति गरमाती है। वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, प्रोफेसर रागी, विजय शंकर तिवारी जी, चक्रपाणी जी, ईशान त्यागी और मनोज काका, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस वक्त की एक अहम खबर जो है जुड़ी हुई G7 समिट से। थोड़ी देर में G7 की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस के एवियन शहर में G7 देशों की बैठक हो रही है।
और थोड़ी देर में G7 की बैठक में प्रधानमंत्री भी होंगे। और ये इस वक्त बड़ी खबर, फ्रांस के एवियन शहर में G7 की जो बैठक बुलाई है, हमारे सहयोगी वहां पर ग्राउंड पर मौजूद है। विष्णु सोम ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। अगले कुछ दिनों का फोकस G7 में रहेगा। G7 जो फ्रांस और के एतिया जगह में होगा, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे। G7 का एजेंडा काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है। उसमें भारत को सभी सब ग्रुप्स में लाया गया है इस बार। पर शायद सबसे अहम बात, सबसे इंटेंस फोकस जंग के बारे में होगा, रशिया यूक्रेन जंग, और अब जो वेस्ट एशिया में जंग ख़त्म हो रहा है उसके बारे में। और ये याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ जिनीवा में फ्राइडे में इजराइल, ईरान और अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और शायद एक परमानेंट डिक्लेरेशन होगा जो वेस्ट एशिया का वॉर को ख़त्म करे। जिनीवा में मैं विष्णु सोम, NDTV के लिए। और G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बीच अब सबकी नजर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात पर है। फ्रांस के एवियन में होने वाली ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत अमेरिका रिश्ते कई अहम मुद्दों पर कसौटी पर हैं। ट्रेड, सुरक्षा और ग्लोबल पॉलिटिक्स, सब कुछ इस मुलाकात के एजेंडे में है। G7 की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फ्रांस पहुंच चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी स्लोवाकिया से लौटकर फ्रांस के एवियन में मौजूद रहेंगे। इस दौरान G7 की बैठक में तो दोनों नेता मिलेंगे ही, लेकिन अलग से द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। कल होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। भारत अमेरिका रिश्तों को सुधारने पर फोकस होगा। ट्रेड डील बातचीत का अहम मुद्दा हो सकता है। रक्षा सहयोग और सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। मध्य पूर्व और यूक्रेन के हालात पर मंथन होगा और टेक्नोलॉजी, निवेश और सप्लाई चेन पर जोर रहेगा। दरअसल दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई मुद्दों को लेकर तनाव देखने को मिला है। ट्रेड और टैरिफ पर दोनों देशों के बीच टकराव दिखा है। भारत के रूस से तेल खरीदने का अमेरिका ने विरोध किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली मुलाकात होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच डील कराने का कई बार दावा किया था, जिससे भारत इनकार करता रहा है। इसको लेकर भी भारत और अमेरिका के बीच मतभेद नजर आए थे। G7 समिट में ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे भारत और अमेरिका के रिश्तों को रीसेट करने के मौके के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर है ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक बैठक, ये समिट तक नहीं रहेगी, बल्कि इससे आने वाले वक्त में भारत अमेरिका के रिश्तों की दिशा तय होगी। NDTV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी खबरें। ट्रंप के अरमानों पर पानी फेरेंगे नेतन्याहू। डील पर नेतन्याहू खेल करने जा रहे हैं। ट्रंप की बात क्यों नहीं मान रहे नेतन्याहू? नेतन्याहू का प्लान, खाड़ी में बारूदी घमासान। नेतन्याहू नहीं झुकेंगे, फिर ट्रंप क्या करेंगे? तो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है। दोनों देश औपचारिक तौर पर 19 जून को इस पर साइन भी करने वाले हैं, लेकिन इजराइल का रुख अब इस डील के लिए खतरा बनता दिख रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे।
आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुश हैं। 107 दिन बाद ट्रंप ने राहत की सांस ली है। ईरान के साथ डील पर मुहर लगी है। लेकिन जिस दोस्त के साथ मिलकर ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान पर बारूद की बारिश की थी, ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतारा था, ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था, आज वही दोस्त ट्रंप की डील पर अड़ंगा लगा रहा है, ट्रंप की डील को डिरेल कर रहा है, ट्रंप के फैसले पर सवाल उठा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप की डील नहीं मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं नेतन्याहू। इजराइल लड़ेगा तो ट्रंप क्या करेंगे? ये तस्वीर 15 जून की है, जब इजराइल के पीएम नेतन्याहू पत्रकारों के सामने खड़े होकर दो टूक कह रहे थे कि हम समझौते को नहीं मानेंगे। उन्होंने पत्रकारों के हर सवाल का जवाब दिया और ये भी बता दिया कि क्यों ईरान इजराइल की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेतन्याहू ने दो टूक शब्दों में कहा, किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं लेने देंगे। मेरे होते हुए ईरान कभी परमाणु संपन्न देश नहीं बन पाएगा। उन्होंने बताया कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को इजराइल ने निशाना बनाया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमने हमले किए हैं और जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूँ, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही यूएस ईरान के बीच समझौता हो गया हो, गाजा, लेबनान और सीरिया में इजरायली सेना जितना जरूरी हो सके उतने समय तक बनी रहेगी। यानी साफ है कि जहां डील में सभी मोर्चों पर जंग को खत्म करने की बात हो रही है, तो उधर इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बारूदी हमले जारी रखेगा। गाजा में अपने मिशन को नहीं रोकेगा। हूतियों को बारूदी मिसाइल से जवाब देता रहेगा। दरअसल इस डील को इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहा है। इजराइल को लगता है कि अगर ये समझौता हो गया तो ईरान अपने परमाणु हथियार बना लेगा। हिजबुल्लाह के लड़ाके फिर से मजबूत हो जाएंगे। फ्रीज फंड जारी होने से ईरान के पास अरबों डॉलर आ जाएंगे। नेतन्याहू को लगता है कि इस डील से इजराइल की ताकत कम हो जाएगी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर भी डील में फिलहाल कुछ साफ साफ नहीं है और यही वजह है कि नेतन्याहू इस डील के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। घरेलू राजनीति में भी नेतन्याहू को घिरने का डर सता रहा है, क्योंकि इतनी जंग के बाद भी इजराइल को कुछ हासिल नहीं हुआ। यही वजह है कि नेतन्याहू ट्रंप की डील का विरोध कर रहे हैं और डील को अपने देश के लिए खतरा बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, इंडिया।